जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे जीशान। ढेर सारी बातें हमेशा आपके साथ चलती रहती हैं और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिखा, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हैं और ढेर सारी बातें हमसे एग्रीकल्चर के बारे में करने वाली हैं। जैसे कि आज के टाइम पे देखा गया है कि एग्रीकल्चर सिर्फ अब गांव में ही सीमित नहीं रह गया है, शहरों में भी लोग एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को क्विट करके एग्रीकल्चर फार्मिंग में अपना जो है स्टार्टअप शुरू करा और बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने अर्निंग शुरू करी है। तो इसके बारे में ढेर सारी जानकारी हम शिखा से लेने वाले हैं कि वो किस फील्ड में, एग्रीकल्चर की किस खेती में इंटरेस्टेड है और उसके बारे में हमें क्या खास जानकारी आज देंगी। तो शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। जी, तो शिखा, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को क्यों चुना? सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक फार्मर फैमिली ग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मैंने शुरू से ही अपने ग्रैंडफादर को शुरू से ही खेती करते हुए देखा। मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना था कि ये चीज़ करते कैसे है, कितने अमाउंट में कितनी चीज़ें, कौन सी वेराइटी कैसे ये लगाते कि इनकी यील्ड इतनी अच्छी आती है। लेकिन उस टाइम में मेरे को पता नहीं था, इसलिए मैंने आगे चल के सोचा कि मैं इसी चीज़ की पढ़ाई करूँगी, इसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करूँगी। इसलिए मैंने एग्रीकल्चर विभाग में अपनी एडमिशन करवाया, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए कि कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने फैमिली बिज़नेस को ही बढ़ाने की सोचा और फार्मिंग कोई छोटा-मोटा बिज़नेस नहीं होता, बहुत अच्छे लेवल पे लोग फार्मिंग करते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। तो शिखा, मुझे ये बताइए कि फार्मिंग में आपने किस फील्ड को, कौन-सी ऐसी सब्जी है या खेती है जिसके बारे में ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं? सर, अगर मैं अभी फ़िलहाल बताऊँ तो मैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हॉर्टिकल्चर काफ़ी पसंद है। तो हॉर्टिकल्चर में एक ब्रांच होता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में विभिन्न प्रकार की सब्जियों के बारे में बातचीत करते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण सब्जी जो कि ह्यूमन लाइफ में लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक फूलगोभी भी आता है। तो उसी चीज़ के बारे में मैंने अध्ययन किया, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि क्या होता है, कैसे होता है, किस वैरायटी को लगाएं, कैसे करें, ताकि मैं इस फील्ड में आगे जाऊं और इस पे कुछ काम करूं। जी, जी, जी। बहुत अच्छी बात है कि देखिए उन्होंने जाना कि फूल गोभी की जो खेती होती है, उसके बारे में कैसे लोग आगे बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमें बताइए कि एक नॉर्मली यस। जो हमारी लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसमें फूल गोभी की खेती कैसे होती है और उसका हमारे लिए क्या लाभ है? सर, अगर हम बताएं तो बहुत सारे बाज़ार में सब्जियां आती हैं, सबके अलग अलग बेनिफिट हैं। वैसे ही फूलगोभी की भी अपनी एक अलग बेनिफिट है। अगर हम बताएं तो फूलगोभी में विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और इम्यूनिटी पावर पाए जाते हैं। अगर हम विटामिन में बात करें तो दो महत्वपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं, एक आपका विटामिन बी होता है, एक आपका विटामिन सी होता है। जैसे कि हमें पता है कि विटामिन बी से हमारे शरीर में एक बेरी नामक महत्वपूर्ण रोग होता है, जो हमारे शरीर को डैमेज करने में काफ़ी प्रभावित करता है। तो इसके लिए भी ये बचाव में मदद करता है, और ये एक अस्कर्बी नामक रोग होता है, उससे भी ये बचाव में मदद करता है। लेकिन अगर हम मिनरल में बात करें तो एक पोटेशियम नामक मिनरल होता है, जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारे शरीर की जो चमक है उसको उभारने में वो मदद करता है। तो फूलगोभी इन सारी चीज़ों की हमारे शरीर में पूर्ति करता है, हमारे शरीर को इम्यूनिटी पावर प्रदान करता है, ताकि हम बायोटिक और ये बायो फैक्टर से लड़ सकें। तो मतलब वो हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी हद यस तक लाभकारी होता है। जी, यस। बहुत सारी अच्छी जानकारी हमें मिल रही है कि देखिए फूल गोभी जो बच्चे ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं, मैं आपको बताऊँ, आप फूल गोभी की सब्जी बनाइए, आपका बच्चा कभी नहीं खाइए। आप नूडल्स बनाइए और उसमें फूल गोभी डाल दीजिए, आपका बच्चा खा लेगा। वही चीज़ है, लेकिन उसको बस टेस्ट अलग मिल रहा है, चीज़ अलग मिल रही है, लेकिन अगर वो सब्जी खाए तो वो किस तरीके लिए उससे लाभ मिलने वाला है, ये यहाँ पे शिखा हमें बता रही है। तो शिखा, ये बताइए कि फूल गोभी की जो खेती हम लोग करते हैं, उसमें किस तरीके का लैंड हमें चाहिए और कैसे उस खेती को तैयार किया जाता है? सर, जैसे कि मैं बताती हूँ कि हर एक फसल के लिए अलग अलग तरह से हम लैंड प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही फूलगोभी में भी एक कॉमन लैंड प्रिपरेशन करते हैं। जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं वो अपने खेत को 2 से 3 बार खेतों की प्रॉपर जुताई कर लें कल्टीवेटर से। अगर वो अच्छी लागत और अच्छी उपज के लिए चाहिए तो वो रोटावेटर या फिर नहरों के द्वारा भी अपने खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर लें, ताकि जुताई करने से हमारी जो सॉइल अंदर बैठी रहती है, उनकी जो फर्टिलिटी अंदर रहती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। और अगर आपको अच्छी उपज, अच्छी प्रतिरोपण करना है फूलगोभी की, ताकि हमारी जो फूलगोभी उसकी सही ग्रोथ हो, तो इसके लिए हम लेबर के द्वारा इसमें जो अनेक प्रकार के अनेक जो खरपतवार होते हैं, जो पौधे अनवांटेड होते हैं, जिनका कोई यूज नहीं रहता फील्ड में, आप उसे हटा दो, ताकि आपकी खेत की फर्टिलिटी और उसकी प्रॉपर्टी सही रहे। अगर सारी चीज़ें करने के बाद आप उसमें प्लैंकिंग कर दो, प्लैंकिंग में पट्टा लगा दो।
पट्टा लगाने के बाद अगर आपको चाहिए कि मेरी खेत की उपज और अच्छी हो, तो उसमें हम बीडीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये आप उसको प्रतिरोपण करने के पहले आप इसका उपयोग करें, ताकि आपकी फील्ड का प्रिपरेशन अच्छा हो और इसकी प्रतिरोपण क्षमता और अधिक बढ़े। जी 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 जी। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ की देखिए खेती करिए, लेकिन जब तक आपको उसकी पूर्णतः जानकारी नहीं होगी, सारी आपको नॉलेज नहीं हो पाएगी, तो आप उसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे शिखा आगे बताइए कि जब हम इसकी खेती करते हैं तो किन किन बातों का ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। लाइक जैसे कहा जाता है कि उसकी उगाई के समय, Yes. उसकी जो कटाई होती है उसके समय, किन किन बातों का ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए। सर, सबसे पहले तो हमें विभिन्न चीज़ों पे ध्यान है, जैसे कि मिट्टी, कौन सी प्रकार की मिट्टी है, आप किस पे कर रहे हो, आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो, आप किस जलवायु में उसको उगा रहे हो, जी। आपने कितने अमाउंट में उसको फर्टिलाइजर या फिर एफओएम प्रदान कर रहे हो। तो अगर एक हम जनरल चीज़ें लेके चले, अनुमान लगा के चले कि कौन सा सॉइल इसके लिए अच्छी है, तो सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वो लोमी सॉइल होती है। अगर लोमी सॉइल मीन्स दोमट मिट्टी, जिसके लिए फूलगोभी के लिए एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगर आपको इसका पीएच चाहिए तो आप इसको 5.5 से 6.5 पीएच रहना चाहिए। इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो फुल मात्रा में रहना चाहिए, जिससे कि आपकी गोभी की ग्रोथ और इसकी प्रोडक्शन अच्छी हो। अगर और इसकी हम अधिक जानकारी चाहिए सर, तो आपको भी पता है कि मार्केट में अनेक प्रकार की वैरायटियाँ आती हैं। हर एक अलग अलग प्रकार की गोभी की कलर, उसकी लेंथ, उसकी साइज विभिन्न प्रकार की आती है। तो वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस वैरायटी का किस जलवायु में लगा रहे हो। तो आपको जैसे कि AIR है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो अनेकों प्रकार के वैरायटी को प्रोड्यूस कर रहा है कॉलीफ्लावर को, की ताकि इसका प्रोडक्शन लोग इसके प्रति अट्रैक्ट हों और इसकी खेती और पैमाने पे हो। तो जैसे कि AIR ने अभी जल्दी एक लॉन्च किया है पूसा दीपावली नाम की वैरायटी, जो कि कम समय में कम लागत में अच्छी यील्ड और अच्छी प्रोडक्शन दे रही है, जो फार्मर के लिए काफ़ी किफ़ायती है। और आजकल हाइब्रिड का भी वो चीज़ें चल रही हैं, तो IR ने उस पर भी काम किया और एक पूसा हाइब्रिड नाम का कॉलीफ्लावर की वैरायटी को डेवलप किया। वो भी आजकल मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें लागत ज़्यादा लगती है, बट इसकी प्रॉफिट उससे दुगना मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर जानकारी करोगे, इसके बारे में जानोगे और इसको उसकी प्रकार से लगाओगे, तो ये आपको अच्छे प्रोडक्शन और अच्छे प्रॉफिट पर आपको लाभ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही मैंने कहा ना कि जानकारी बिल्कुल ज़रूरी है, वरना तो नीम हकीम खतराए जान हो जाता है। अगर आपको बेस्ट नॉलेज नहीं है तो आप गलत तरीके से भी फार्मिंग कर सकते हैं और उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। लेकिन शिखा, एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी फूलगोभी के साथ Yes. बात होती है। बहुत सारे कीटनाशक भी आते हैं, कहा जाता है कि उसके अंदर जो कीड़ा होता है बड़ा हानिकारक होता है। तो उसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं और उससे मतलब हम कैसे लोगों को बता सकते हैं कि वो भी बचे रहें। सर, किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाने में या फिर उसकी यील्ड कम करने में पेस्ट और डिजीज सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो जैसे कि गोभी में भी लगते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण जो रोग लगते हैं वो अस्क्लब रोट करके एक बीमारी होती है जो उसमें लगते हैं। वो बीमारी फूलगोभी को ना धीरे धीरे ब्राउन करती है, जिससे वो डेथ हो जाते हैं, उसकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है, वो सही से डेवलप नहीं कर पाता है। इसके लिए बाजार में अनेकों प्रकार के आपके केमिकल प्रोडक्शन मिलते हैं, जैसे कि रोगार, कार्बेंडाजिम, इस सब का उपयोग आप कर सकते हो। उपयोग करने से स्प्रेइंग करो ताकि जो डिजीज हो वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। अगर आप स्प्रेइंग कर भी रहे हो तो बुआई के 30 से 35 दिन के बाद करें, उसके पहले नहीं करें, क्योंकि वो फूलगोभी नर्सरी से तुरंत ला के हम लगाते हैं तो उस टाइम उसकी फ्लावरिंग नहीं आती। फ्लावरिंग 20 से 25 दिन के बाद आती है, जब तक उस पर डिजीज लगती है। अगर हम पेस्ट में बात करें तो सर, पेस्ट में 3 सबसे महत्वपूर्ण पेस्ट जो रहता है जो फूलगोभी को नुकसान पहुंचाता है। उसमें सबसे पहला आपका हो जाता है एफिड, एक आपका डाइमोथ हो जाता है और आपका कटवर्म हो जाता है। ये जो फूलगोभी जब ईयरली मैच्योर में रहती है तो उसका ये सक सेप कर लेते हैं, मतलब इसको ये चूस लेते हैं। चूसने के बाद ये ब्राउनी कलर में होने लगता है और ये सूखने लगता है, सूख के ये खत्म हो जाता है। इसके लिए मार्केट में अनेकों प्रकार के इंसेक्टिसाइड, बीडीसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह आते हैं, आप उनका प्रयोग करें। आप जैसे रोगार का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें आप 10 ग्राम उसको लें और उसको 500 लीटर में मिला के उसका स्प्रेइंग करें। और काफ़ी और भी अलग अलग प्रकार के केमिकल आते हैं, आप उनका प्रयोग करें और उनको एक सीमित मात्रा में प्रयोग करें, लिमिट मात्रा में प्रयोग करें कि क्योंकि ज़्यादा करने से भी उनकी मृत्यु जल्दी नहीं हो पाती, इसलिए आप थोड़ा एक लिमिट में उसे करें।
जी, 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 बिल्कुल। तो ढेर सारी जानकारी आज हमें यहाँ पे फूल गोभी के बारे में मिली। मतलब जो आधे से ज़्यादा लोग खाना नहीं चाहते, उस फूल गोभी में भी इतने सारे लाभ हैं, इतना सारा प्रॉफ़िट है, उससे अर्निंग भी है, उससे आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने बहुत कुछ जाना होगा फूल गोभी के बारे में कि कितनी बेहतर होती है हमारी सेहत के लिए। तो लास्ट में शिखा एक मैसेज आपसे लेना चाहेंगे कि जो लोग एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं या एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादातर जानना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि लोगों की सोच ऐसी होती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, हुँ। तो हमें भी लगता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है। जब मैं यहाँ पे मतलब मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना एडमिशन करवाया, मैंने बहुत चीज़ों के बारे में लर्निंग की। इसमें बहुत स्कोप, इसके बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जॉब है, जिसको अगर सरकारी में भी जाना उसके लिए भी बेनिफिट है, जिनको खुद का बिजनेस करना है उनके लिए भी बहुत अच्छा ये स्रोत है। अगर किसी को मार्केटिंग बिजनेस मतलब ये ऑल ओवर आपके जितने भी आपके वे हैं कि आपको आगे चल के कुछ करना है, ये सारी चीज़ें में अच्छा है। अगर आपने एग्रीकल्चर की आपको आगे की पढ़ाई करनी है, तो आपकी जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है आप उससे एमएससी कर लो। अगर उससे भी आगे आपको रिसर्च सेंटर में जाना है तो आप पीएचडी कर लो। इससे इससे आपकी आपकी नॉलेज भी गेन होगी, प्लस में आप किसान भाइयों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रोड्यूस करोगे, अलग अलग वैरायटी करोगे, उन्हें बताओगे। सॉइल सॉइल क्लाइमेट वगैरह सबकी आप एक नियंत्रित चीज़ों के बारे में अध्ययन करोगे कि अच्छा एग्रीकल्चर में ये चीज़ ऐसे होता है, और जो हमारे लाइफ के लिए हमारे देश के लिए उस सब चीज़ में काफ़ी मददगार होती है। जी, जी, जी। तो देखा हमने जाना कि कितना कुछ ख़ास है एग्रीकल्चर में, कैसे आप एग्रीकल्चर के साथ जुड़कर भी व्यवसाय कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। तो ढेर सारी बातें आज हमने यहाँ पे करी शिखा से, जो कि एमआईटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हैं 3rd ईयर में। उन्होंने बहुत कुछ बताया आज फूल गोभी के बारे में, और आगे भी ऐसी बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अलविदा। थैंक यू सर।